मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। जो मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसका शिक्षा में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको हम जानेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो सबसे पहले जब मनोविज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो मनोविज्ञान हमारी किस प्रकार से सहायता करता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहला बिंदु इसमें आता है बालक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड। पहले शिक्षा विषय प्रधान होती थी, अध्यापक प्रधान होती थी। केंद्र में उसके अध्यापक होता था, यानी जो भी शिक्षा हो रही थी उसके केंद्र में टीचर मौजूद था और बालक केंद्र में नहीं था। आज जो शिक्षा हो रही है उसमें स्टूडेंट या बालक वो केंद्र में है। तो टीचर जो केंद्र में होता था आज वो नहीं है, आज बालक केंद्र में है। बालक को महत्व दिया जाता है और उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती है। पहले बालक के मस्तिष्क को खाली बर्तन समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य था। जब मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ तो मनोविज्ञान ने बालक के प्रति इस दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन किया और शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया। तो अब शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। इसलिए शिक्षा में जो भी कार्य होगा वो कार्य बालक को ध्यान में रखकर किया जाएगा। दूसरी बात आती है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें सभी आयु के बालकों के लिए एक जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन दोनों बातों को अनुचित और दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया। उनका कहना है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी रुचियां और आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। जैसे बाल्यावस्था में उसकी रुचि खेल में होती है, परंतु किशोरावस्था में जब वो आता है तो खेल में और कार्य में अंतर समझने लगता है, एक जिम्मेदारी की भावना उसके भीतर आने लगती है। इस बात को ध्यान में रखकर बालकों को जब बाल्यावस्था में शिक्षा दी जाती है तो खेल द्वारा दी जाती है और किशोरावस्था में जब शिक्षा दी जाएगी तो अन्य विधियां अपनाई जाएंगी। साथ ही जो शिक्षा का स्वरूप होता है उसमें भी अंतर होता है, अर्थात बालक जिस अवस्था में है उस अवस्था की आवश्यकताएं क्या हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाता है, जिससे बालक अपनी अवस्था के अनुरूप शिक्षा को सही रूप में ग्रहण कर सकें और जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तीसरी बात आती है बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस इंटरेस्ट्स एंड इंस्टिंक्ट्स। पूर्व काल की किसी भी शिक्षा योजना में बालकों की रुचियां और मूल प्रवृत्तियों का कोई स्थान नहीं था। न तो बालक की रुचि का कोई ध्यान रखा जाता था और न उसकी मूल प्रवृत्तियों के बारे में कोई ध्यान रखा जाता था। उन्हें ऐसे अनेक विषय पढ़ा दिए जाते थे जिसमें उनकी जरा सी भी रुचि नहीं होती थी और उनकी मूल प्रवृत्तियों से भी उनका कोई संबंध नहीं होता था। जब मनोविज्ञान आया तो उसने सिद्ध किया कि जिस कार्य में बालकों की रुचि होती है उसे वो जल्दी सीखते हैं और गहराई से सीखते हैं। इसके अतिरिक्त कार्य करने में जो उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनसे उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है। अतः बालकों को जो शिक्षा का आधार है वो उनकी रुचियां और मूल प्रवृत्तियां ही हैं। पहले बालक की रुचि को समझो, उसकी मूल प्रवृत्तियों को समझो, उसके बाद उसको शिक्षा दो, न कि उसके ऊपर शिक्षा को थोप दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान का योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में कि बालक की रुचियों के अनुरूप उसको शिक्षा दी जाती है। इसी के साथ एक बिंदु आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात मैंने कई बार आपसे की कि प्रत्येक छात्र एक दूसरे से भिन्न होता है, लेकिन जो प्राचीन विधियां शिक्षा की थीं मनोविज्ञान के आगमन से पहले उसमें बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सबके लिए समान शिक्षा का आयोजन किया जाता था। मनोविज्ञान ने इस बात पर हमेशा प्रकाश डाला
कि बालकों की जो रुचियां होती हैं, जो उनके रुझान होते हैं, उनकी क्षमताएं होती हैं, उनकी योग्यताएं होती हैं, उनमें अंतर होता है। इसलिए अगर हम सब बालकों के लिए समान शिक्षा रखेंगे तो यह अनुचित होगा। इस बात को ध्यान में रखकर मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालय में अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई, ताकि जो छात्र जिस स्थिति में है उस स्थिति पर पहुंचकर शिक्षक उसको शिक्षा प्रदान करें। कुप्पुस्वामी के शब्दों में कहा गया कि वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान ने इन व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने में सहायता दी है कि अब जो भी शैक्षिक कार्यक्रम बनेगा वो वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रख कर बनेगा, ताकि उसमें प्रत्येक बालक जिसकी जो भी भिन्नता है उसको केंद्र में रखकर कोई योजना बनाई जाए, ताकि उसको उसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके और शिक्षा की प्रक्रिया सफल हो सके। इसके बाद पाठ्यक्रम में सुधार की बात आती है, रिफॉर्म इन करिकुलम। मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम में बहुत सुधार किया है। पहले का जो समय था उसमें पाठ्यक्रम के सब विषय सब बालकों के लिए अनिवार्य होते थे और पूरी तरह से वो पुस्तकीय और ज्ञान प्रधान था। मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम के इन दोषों की कटु आलोचना की है और ये इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचियों और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यही कारण है कि 8वीं कक्षा के बाद पाठ्यक्रम को साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा कि जो कोडिंग डिकोडिंग का पाठ्यक्रम में स्थान है वो कक्षा 6 से आ गया है कि छात्र अब कोडिंग डिकोडिंग को कक्षा 6 से ही सीख सकेंगे। इसका आशय क्या हुआ कि मनोविज्ञान निरंतर हमें ये सिखा रहा है कि हम पाठ्यक्रम में अपने सुधार करें और पाठ्यक्रम में सुधार करने के पश्चात छात्रों को अधिकतम लाभान्वित करें, और ये मनोविज्ञान के ज्ञान से ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल, एम्फेसिस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज। पहले जो शिक्षा होती थी उसका मुख्य उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना था, तो पुस्तकीय ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था और पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विचार नहीं किया जाता था। मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ये बताया कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व बहुत अधिक है। यही कारण है कि आजकल विद्यालय में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब वो खेलता है तो उसके अंदर सहयोग की भावना, कोऑपरेशन और उसके अंदर नेतृत्व की भावना, किस प्रकार से लीडरशिप उसके अंदर डेवलप हो, किस प्रकार से अपनी हार को वो स्वीकार कर लेता है, किस प्रकार से अपनी जीत में दूसरे को नीचा नहीं दिखाता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं उसके अंदर बहुत तरह के गुणों का विकास करती है जो केवल पढ़ाई से संभव नहीं था। इसलिए इसका महत्व मनोविज्ञान ने समझा और इसको शामिल किया। तीसरा बिंदु है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, प्रोग्रेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग होती है, तो पहले शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। वो ये नहीं जानते थे कि एक बात को बालक देर में समझता है, दूसरा बालक जल्दी समझ लेता है, ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ पर ये होता था जो बालक देर में समझ रहा है या स्लो लर्नर है उसको शारीरिक दंड दे दिया जाता था, या उससे कहा जाता था कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ सीख नहीं सकते हो। नतीजा जो बालक स्लो लर्नर था वो और अधिक कुंठित हो जाता था। लेकिन मनोविज्ञान ने बताया कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसके कुछ नियम हैं और उन नियमों को ध्यान में रखकर ही सीखा जा सकता है। जैसे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग आपने पढ़े कि अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, इफ यू आर रेडी, तो आप जल्दी सीख जाओगे। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप जल्दी नहीं सीख पाओगे। तो रेडी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते थे,
बालक को बिना तैयार किए उसको सिखाने की कोशिश करते थे। उसके बाद दूसरा लॉ आता था लॉ ऑफ प्रैक्टिस। P स्टैंड फॉर प्रैक्टिस, R फॉर रेडी, P फॉर प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास का नियम बताया गया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होगी। और तीसरा है लॉ ऑफ रिजल्ट या लॉ ऑफ इफेक्ट। R फॉर रिजल्ट, E फॉर इफेक्ट। जब रिजल्ट आपके फेवर में आएगा तो सीखने की क्रिया बढ़ जाएगी, या इफेक्ट आपका जब अच्छा होगा तो सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो ये 3 प्राइमरी लॉज मनोविज्ञान ने दिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया में उन्नति हुई और बालक आज बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीखने लगा। इसके बाद शिक्षण विधियों में सुधार। टीचर की साइड से कि कैसे शिक्षण किया जाए, तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में तो शिक्षण विधियां मौखिक होती थीं और बालकों को स्वयं सीखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। वो मौन श्रोताओं के तरह शिक्षक द्वारा कही बातों को सुनते थे, फिर कंठस्थ कर लेते थे। मनोविज्ञान ने क्या किया? इन शिक्षण विधियों में परिवर्तन किया। उसने ऐसी विधियों का आविष्कार किया जिससे बालक स्वयं सीख सकता है, जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खेल द्वारा सीखना, प्लेवे मेथड, रेडियो द्वारा, पर्यटन टूर, चलचित्र या सिनेमा, इनको शिक्षण विधियों में स्थान दिया गया। तो रायबर्न ने कहा, मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अगर मनोविज्ञान न होता तो शिक्षण विधियों में ये परिवर्तन न हुए होते। तो बहुत सारी सफलता शिक्षण विधियों में भी हमें मिली है। अनुशासन की नई विधियां। पहले बालकों को अनुशासन में रखने की एक विधि पता थी, शारीरिक दंड। विद्यालय में दंड दिया, दंड का भय उत्पन्न किया, आतंक और कठोरता का वातावरण निर्मित किया गया और अनुशासन स्थापित किया गया। मनोविज्ञान ने क्या किया? दंड, भय और कठोरता पर आधारित अनुशासन को सारहीन प्रमाणित कर दिया कि इसका कोई लाभ नहीं है। ये क्षणिक अनुशासन हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता है। इसके स्थान पर मनोविज्ञान ने कहा कि प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति ये अनुशासन के अच्छे आधार हैं, इनको लागू करिए। अनुशासनहीनता का कारण खोजें, उनको दूर करें, तब अनुशासन स्थापित करें। तो इससे आत्म अनुशासन भी स्थापित हो सकता है, और जब आत्म अनुशासन स्थापित होगा तो वो अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप है। बिना आत्म अनुशासन के बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन स्थायी नहीं होता है। तो ये मनोविज्ञान को ही देन है कि अनुशासन की नई विधियां निर्मित की गईं और अनुशासन को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है मूल्यांकन की नई विधियां, न्यू मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कर लेता है, उसके बाद वो जानना चाहता है कि छात्रों ने कितना सीखा। इसके लिए छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो बालकों द्वारा जो अर्जित किया गया ज्ञान होता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए बहुत समय से मौखिक और लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जा रहा है। और इन परीक्षाओं में कुछ दोष भी होते हैं, उनको दूर करने के लिए मनोविज्ञान ने अनेक नई विधियां भी खोजी हैं, जैसे बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि छात्र ने कितना सीखा और उसमें कोई कमी पाकर हम नए सिरे से शिक्षण विधि में सुधार करते हैं और उसको पुनः समझाते हैं, ताकि वो मूल्यांकन में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अच्छी ऊंचाई पर दिखाई पड़े। अगला बिंदु है नवीन ज्ञान का आधार, पूर्व ज्ञान। ये मनोविज्ञान ने ही बताया कि अगर हम कोई न्यू नॉलेज दे रहे हैं,
तो न्यू नॉलेज हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसे हमको लिंक करना पड़ेगा प्रीवियस नॉलेज से। जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होगी, उस प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को हमें जोड़ना पड़ेगा। जब इनका लिंक आपस में हो जाएगा तो प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज से जुड़कर आगे की तरफ यात्रा कर सकेगी। नवीन ज्ञान को अगर आप तुरंत देना चाहते हैं तो पूर्व ज्ञान को जाने बिना तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रस्तावना प्रश्न होते हैं लेसन प्लानिंग में, जिसमें एक जेड का निर्माण होता है कि कोई क्वेश्चन आप जब पूछते हैं बच्चे से तो उसका आंसर वो दे देता है। इसका आशय ये हुआ कि बच्चे को ये पता है। इस आंसर से आप दूसरा प्रश्न एक तैयार करते हैं और इसका उत्तर भी बच्चा दे देता है, तो ये माना जाता है कि इसको इतना ज्ञान है। लेकिन इसी आंसर से जब हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं और तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो ये न्यू नॉलेज कहलाती है। इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस नए ज्ञान को। तो शुरू के जो दो आंसर दिए हुए हैं ये प्रीवियस नॉलेज है, और इस प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखकर ये न्यू नॉलेज कंटिन्यू की जा रही है। इसका पाठ योजना में छात्र प्रयोग कर चुके हैं और वो इससे सीखते रहते हैं। तो ये मनोविज्ञान की ही देन है। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसमें कैसे सफल हूँ। तो ड्रेवर ने कहा है, मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित नहीं करता है, पर वो हमको ये निश्चित रूप से बताता है कि उनकी प्राप्ति संभव है या नहीं। इतना ही नहीं, मनोविज्ञान की सहायता के बिना शिक्षक ये नहीं जान सकता कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ भी है या नहीं। तो ये मनोविज्ञान ही बता रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य और उसकी प्राप्ति कितनी हुई है, उसमें सफल शिक्षक हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ये सारी बातें मनोविज्ञान बता रहा है, और मनोविज्ञान की बात सुनकर शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति और सफलता हो सकती है। संबंध त्रयी का विकास। यहाँ पर तीन बातें आ रही हैं, बालक और शिक्षक, बालक व समाज, बालक व विषय। रायबर्न ने कहा कि शिक्षा में तीन प्रकार के संबंध होते हैं। बालक और शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध, बालक और विषय का संबंध। तो शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब ये तीनों संबंध उचित प्रकार के हों, अर्थात ये ऐसे हों कि बालक इनसे लाभान्वित हो। इस दिशा में मनोविज्ञान बहुत सहायता देता है। रायबर्न ने कहा है कि जब हम इन संबंधों का उचित दिशाओं में विकास करने का प्रयत्न करते हैं तब मनोविज्ञान हमें सबसे अधिक सहायता देता है। तो बालक और शिक्षक के बीच का संबंध स्वस्थ हो जाता है, बालक और समाज के बीच का संबंध स्वस्थ हो जाता है, बालक और विषय के बीच का संबंध स्वस्थ हो जाता है। तो ये संबंध त्रयी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्राई रिलेशनशिप, तो ये मनोविज्ञान को ही देन जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। किस प्रकार से शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध है, क्योंकि हमारे छात्र शिक्षा को जान चुके हैं, मनोविज्ञान को भी जान चुके हैं। अब हमें जानते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध कैसा है। तो क्रो और क्रो इन्होंने कहा, साइकोलॉजी एक्सप्लेन द हाउ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज रिलेटेड टू लर्निंग। Education attempts to provide the what of learning. Educational psychology is concerned with the why and when of learning. मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है, और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के
क्यों और कब से संबंधित है। अब इस परिभाषा में छात्र ध्यान दें कि सारी बातें आ गई हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान का जो संबंध है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है कि कैसे सीखें। शिक्षा कहती है क्या सिखाएं, तो शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान कर रही है। और शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि क्यों सीखें और कब सीखें। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। कैसे सीखना है मनोविज्ञान बताएगा, क्या सीखना है ये शिक्षा बताएगी, और शिक्षा मनोविज्ञान बताएगा कि क्यों सीखें और कब सीखें। तो ये रिलेशन जो है एजुकेशन और साइकोलॉजी का, यही संबंध पूरी शिक्षा मनोविज्ञान का आधार बना कि किस प्रकार से शिक्षा और मनोविज्ञान जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने के बाद आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा जगत में होते हैं। शिक्षक एक अच्छा शिक्षक साबित होता है अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करके, अपने मूल्यांकन में सुधार करके, अनुशासन में सुधार करके। छात्र सफल होता है अपने अधिगम को तीव्र करके, एक अच्छा नागरिक बनकर, एक अनुशासित व्यक्ति बनकर। तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान आपस में जुड़कर एक बहुत ही ताकतवर बन जाते हैं, जिसके आधार पर शिक्षक का निर्माण और छात्र का निर्माण संभव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे छात्र इस बात को भली प्रकार समझ गए होंगे कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, और शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है, किस प्रकार से शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के साथ संबंधित होकर एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करते हैं। संबंधित सामग्री मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, छात्र उसे पढ़ लें और एग्जामिनेशन में लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहें, सफल रहें।